नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आकाश चंद्राकर और इस हिंदी के एमसीक्यू सीरीज में आज हम लोग उपसर्ग को डील करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जो मैं पहला लेक्चर लेके आया था उसमें मैंने मिसलेनियस क्वेश्चन किए थे और आप सब इसे कहा था कि लगातार आगे आने वाले दिनों में हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू करते जाएंगे, जिसमें मैंने सबसे पहला टॉपिक लिया हुआ है उपसर्ग। ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आप कोई भी एग्जाम उठा लो, अगर हिंदी का क्वेश्चन उसमें पूछा जा रहा है तो उपसर्ग प्रत्यय ऐसे टॉपिक होते हैं जहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। और अगर वेटेज 10 नंबर का हो तो उपसर्ग भी आ सकता है और प्रत्यय भी आ सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि हम क्यों ना उपसर्ग को पहले डील करें फिर प्रत्यय को करें, ताकि अच्छे से आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं और साथ में सभी के कुछ ना कुछ एग्जाम्पल याद होते चले जाए और आपका उपसर्ग वाला एमसीक्यू पूरा पूरा तरीके से तैयार हो जाए। ठीक है, तो हमारे साथ लगातार बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और जो भी स्टूडेंट हॉस्टल वार्डन हो या प्रयोगशाला परिचारक हो, इनकी तैयारी कर रहे हैं तो वो हमारे कोर्स को परचेज करके अपनी तैयारी को और भी सुदृढ़ तरीके से कर सकते हैं। इसमें सभी फैकल्टीज के द्वारा ट्रिक्स के माध्यम से सारी चीज़ों को याद कराया गया है। अभी आपको पता लगेगा कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को डील करते जाएंगे और कहाँ पर ट्रिक्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं कुछ चीज़ों को बताते हुए चलूंगा। बाकी अगर आपको सभी के एकदम ट्रिक्स के वे में पूरा आपको हिंदी याद करना हो, आपको इतिहास याद करना हो, आपको भूगोल याद करना हो, करंट अफेयर्स याद करना हो, तो इन सभी के लिए आप हमारी कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं और उसमें अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है कि उपसर्ग कहाँ लगाया जाता है। उपसर्ग कहाँ लगाया जाता है भाई? ठीक है, उपसर्ग कहाँ लगाया जाता है ये देख लेते हैं। तो उपसर्ग का मतलब पहले ये तो समझ लो, उप मतलब होता है किसी के साथ में लगने वाला। ठीक है, उप मतलब साथ में लगने वाला। ठीक है, तो उपसर्ग साथ में लगेगा। अब ये शब्द के बाद भी लगेगा, शब्द के मध्य में लगेगा, शब्द के पहले लगेगा, कि कहीं नहीं लगता है। तो उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के पहले लगाए जाते हैं। ठीक है, उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जो, या ऐसे वर्ण होते हैं जो किसी भी शब्द के पहले लगाते हैं और शब्द के पहले लगते ही ये उस शब्द में बदलाव ला देते हैं, परिवर्तन ला देते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लूंगा, प्रबल। प्रबल अगर एक शब्द है तो इसमें जो उपसर्ग लगा है वो है आपका प्र प्लस बल, आपका शब्द हो जाएगा। और ये पहचान कैसे कर पाएंगे कि किसी शब्द में उपसर्ग लगा है या नहीं लगा है? तो जब आप उसको दो पार्ट में तोड़ने का प्रयास करेंगे तो उसका मूल शब्द आपको निकल कर बाहर आ जाएगा और मूल शब्द आपको दिखेगा। ठीक है, अगर तोड़ने पर कोई भी शब्द बाहर नहीं निकल रही है, ऐसे शब्द बाहर आ रहे हैं जिसका कोई सार्थक अर्थ नहीं है, तो उस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, मेरी बात को फिर से मैं दोहरा देता हूं। अगर तोड़ने पर कोई शब्द निकलता है और उसका सार्थक अर्थ नहीं निकलता है तो वहां पर किसी भी प्रकार का उपसर्ग प्रयोग में नहीं लिया गया होगा। ठीक है, और उपसर्ग प्रयोग में लिया गया होगा तो तोड़ने पर सार्थक अर्थ निकलेगा। जैसे कि बल, बल का सार्थक अर्थ क्या होगा? किसी भी कार्य करने की शक्ति, ये बोल सकते हो, बल हो जाएगा। ठीक है, अब प्र क्या हो गया? इसमें सबसे पहले जुड़ा और इसके अर्थ को बदल गया। बल था, अब उसको प्रबल बना दिया। प्रबल मतलब जो बलशाली होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रबल बोलेंगे। तो अर्थ में परिवर्तन कर दिया। तो यही होता है आपका उपसर्ग, जो शब्द में किसी भी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में अमूलचूल परिवर्तन कर देता है। एकदम ही बदलाव नहीं कर देगा, आए बाय परिवर्तन नहीं लाएगा, एक स्पेसिफिक वे में वो परिवर्तन रहता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल से आप लोग समझ पाए होंगे, आई होप। कहीं भी किसी उपसर्ग को कहाँ लगाया जाता है? तो शब्द के पहले लगाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी को ही घुमा फिरा कर बार बार पूछा जाता है। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता हो उसे क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया, जो शब्दांश किसी शब्द के, अमूल शब्द के पहले आकर लगता हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उपसर्ग कहते हैं। और वही विशेष अर्थ प्रकट करने लगे तो भी क्या ही कहलाएगा? उपसर्ग ही कहलाएगा। ठीक है, अब ये शब्दांश क्या हो सकते हैं? सामान्य संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है, विशेषण हो सकता है, या कोई भी सामान्य शब्द हो सकता है, क्रिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें बोला गया है कि नी उपसर्ग लगाने से शब्द का अर्थ। अब नी एक प्रकार का उपसर्ग है। ठीक है, तो नी उपसर्ग लगाने से शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? स्पष्ट हो जाता है, विपरीत हो जाता है, विशिष्ट हो जाता है, या असामान्य हो जाता है। मतलब जैसे अभी प्रबल का उदाहरण लिया था मैं, प्रबल। तो प्रबल में हम लोगों ने क्या देखा था कि प्र लगाते ही इसकी विशिष्टता को पता था कि ये बढ़ चुका है। प्र मतलब क्या? बढ़ गया है, आगे आ गया है, आगे बढ़ चुका है। ठीक है, तो प्रबल हो गया था। वैसे ही अगर नी लगेगा किसी शब्द में तो क्या हो जाएगा? स्पष्ट हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, विशिष्ट हो जाएगा, असामान्य। तो नी नेगेटिव चीज को
बताता है। तो आपको कैसे याद रखना है, नी किसको बताता है, नेगेटिव चीज को। न से ही संदर्भित चीज है, न में क्या आता है, निषेध का भाव आता है। निषेध का भाव मतलब क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाता है। तो नी उपसर्ग लगाने वाले शब्द का अर्थ क्या होता है, विपरीत हो जाता है। जैसे कि लिख लेते हैं हम लोग, क्या एक उदाहरण देखते हैं, क्या निरोग। निरोग जब देखते हैं हम लोग, तो निरोग में जो नी शब्द लगा है वो क्या है, आपका उपसर्ग। और ये क्या बता रहा है कि उसमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं है, मतलब रोग के विपरीत क्या, निरोग। क्या कोई रोगी, रोगी मतलब क्या, जो बीमार है। तो निरोगी मतलब क्या, जो स्वस्थ है। तो रोगी के विपरीत, तो विपरीत भाव को ये प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 4, आमरण शब्द के प्रारंभ में लगे आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं। आमरण शब्द में लगे आ को, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, आमरण में लगे आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं। तो ये आ वाला शब्द कहाँ लगा है, आमरण में सामने की ओर लगा है। और सामने की ओर जो किसी शब्द में लगता है शब्दांश, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो सेम चीज को घुमा फिरा कर पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था पहला वाला क्वेश्चन। मैंने इसीलिए बोला क्योंकि आपको उपसर्ग के बारे में पता होना चाहिए कि उपसर्ग होता क्या है। अगर उपसर्ग पता है तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को बना सकते हैं कि व्याकरण की दृष्टि से आ किस कैटेगरी में आएगा, उपसर्ग की कैटेगरी में आएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5, उपसर्ग रहित शब्द है। उपसर्ग रहित शब्द क्या है, क्वेश्चन 5 है, उपसर्ग रहित शब्द है बिल्कुल, दरकार, दर्शनीय और नादान। तो पहले तो रहित का मतलब आपको स्पष्ट होना चाहिए। रहित मतलब क्या, उसके बिना, किसी के बिना मतलब रहित, और किसी के साथ मतलब सहित। तो एक वर्ड होता है रहित जो यहाँ दिया गया है, और एक वर्ड होता है सहित। आप अगर इनमें डिफरेंस समझ गए तो आपको पता चल जाएगा। रहित में क्या है, किसी के बिना, और सहित में मतलब क्या है, किसी के साथ। तो स से स्पष्ट हो जाता है साथ वाला वर्ड, सहित, साथ वाला। अब रहित दिया तो उसका उल्टा है रहित, मतलब उपसर्ग के बिना कौन सा शब्द है यहाँ पर, बिल्कुल है, दरकार है, दर्शनीय है या नादान है। तो नादान में तो स्पष्ट दिख रहा है, ना शब्द जड़ लगा है, नादान, नाचार या नाकार, ठीक है, या नाकारा, इस सब का प्रकार का शब्द हम लोग बना सकते हैं। तो नादान तो एक प्रकार का उपसर्ग होगा। बिल्कुल, बिल्कुल भी एक प्रकार का उपसर्ग शब्द होता है, जिसमें बिल क्या है, आपका उपसर्ग होता है। उर्दू फारसी में हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। बिल्कुल कैसा शब्द हो जाएगा, आपका उपसर्ग युक्त शब्द हो जाएगा। बचा क्या, दर्शनीय और दरकार। तो दरकार में भी दर क्या है, आपका उपसर्ग युक्त शब्द है, जिसमें दर क्या है, आपका उपसर्ग है। यहाँ पर ना उपसर्ग था, यहाँ पर बिल उपसर्ग है, यहाँ पर दर उपसर्ग है, ठीक है। जैसे दरकार, दर किनार, दरअसल, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। तो दर क्या है, उसमें उपसर्ग है। दर्शनीय, दर्शनीय एक अपने आप में पूरा का पूरा शब्द है, इसमें किसी भी प्रकार का हम लोगों ने उपसर्ग प्रयोग नहीं किया। अगर इसको आप अलग भी करना चाहिए तो क्या ही कर पाओगे, दर प्लस सनीय, ऐसा कुछ तो वर्ड बनेगा नहीं। और दर जुड़ेगा तो रेफ की मात्रा नहीं जाती, दर पूरा का पूरा एक साथ आता है। तो इसलिए दर्शनीय वो शब्द होगा जो कि इस 4 ऑप्शन में क्या है, उपसर्ग रहित है। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। तो दर्शनीय क्या है, उपसर्ग रहित शब्द है। तो इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन से निकाल सकते हैं जब आपको पता हो कि उपसर्ग कौन कौन से शब्द होते हैं। तो कुछ उपसर्ग शब्द के नाम यहाँ पर लिखा दे रहे, एक तो प्र, ठीक है, प्र, फिर ना, नी, निश, निष्काम, निशे, निष्काम बोलते हैं ना हम लोग, निष्काम भावना, तो ये हो जाता है उसमें निश। फिर उसमें आता है पूरा, फिर पूर, फिर और क्या आता है, प्र तो देख लिए। फिर देखते हैं आ, फिर केवल अनु, फिर अभी। ये सारे क्या हैं, आपके उपसर्ग के प्रकार हैं। अगर और भी आप उपसर्ग के बारे में पढ़ना चाहते हैं उसको डिटेल से, ये तो मैंने सिंपल बता दिया, इसको याद करना। इसको याद करना भी एक अपने आप में टास्क है। अगर आप इसको एक टेक्निक के माध्यम से याद करना चाहते हैं, पूरी ट्रिक के माध्यम से, कि ये पूरे हिंदी के जो आपके उपसर्ग हैं उसको कैसे याद रखें। उर्दू और फारसी के उपसर्ग हैं, उर्दू और फारसी के में क्या आ जाते हैं, ये दर आ गया आपका, दरकार आ गया, बिल आ गया, फिर बा आ गया, फिर बे आ गया, बा है ना, बर भी आ जाता है, ठीक है, ला आ जाता है, जैसे लाचार पढ़ते हैं हम लोग, तो ये सब आ जाता है। तो ये सब क्या है, उर्दू फारसी या फिर अरबी के, अरबी फारसी बोलो या फिर उर्दू के, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके वो शब्द हैं जो उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है। तो अगर इनको आपको याद करना है तो आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं और उसमें एक ट्रिक के माध्यम से सारी चीजों को आसानी से याद कर पाएंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अ उपसर्ग युक्त है, अ उपसर्ग युक्त है। अ आया तो देखना, अचेत, अथाह, अबेर,
ये सभी के सभी में आप देखेंगे कि तो अ एक उपसर्ग के रूप में यूज हुआ है। अचेत, चेत मतलब चेतना की ओर दृष्टिकोण कर रहा है ये, तो अ प्लस चेत इसको कर सकते हैं, तो अ प्लस चेत। अथा में अ प्लस था, मतलब था मतलब क्या, आधार। अवेर मतलब अ प्लस बेर, बेर मतलब किसी से बैरी रहती है, दुश्मनी रहती है, उसको दर्शाता है। तो अचेत में अ, अथा में अ और अवेर में अ, तीनों जगह अ उपसर्ग यूज हुआ है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। और ये क्वेश्चन 2 बार कम से कम पूछा गया है, जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन मैंने एनालाइज किए उसमें 2 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको आपको देखना है। और जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डील करते हुए चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और इनके साथ में मैं कुछ और भी तथ्यों को आपको बताते हुए चल रहा हूं। और कैसे तोड़ के हम लोग देख सकते हैं, ये पहली प्राथमिकता होती है उपसर्ग को पहचानने के लिए, जो कि मैं इस वीडियो में लेकर आया हुआ हूं और उसको आपको सिखाते हुए चलूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला है आगमन में कौन सा उपसर्ग है। तो आगमन को आप कैसे तोड़ सकते हो, आ प्लस गमन। तो गमन का अपना शाब्दिक अर्थ है कहीं भी जाने को हम लोग गमन बोलते हैं, और आ सामने में जुड़ा है तो ये क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। तो इसमें जो आपका उपसर्ग है वो कौन सा उपसर्ग होगा, आ। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर लिखा है ये वाला, तो डी ऑप्शन जो है वो आपका आ है, और यही आपका सही है कि इसमें कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, तो आ उपसर्ग जुड़ा है। आगमन हो गया, आमरण हो गया, ये सब आ से बनने वाले उपसर्ग हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है आपको पहचानने आना चाहिए। अभी मैंने बोला इसमें क्या दिया, अर्थ दिया है, साहस दिया है, आहार दिया है, लाभ दिया है, ठीक है। अर्थ दिया है, साहस दिया है, लाभ दिया है, आहार दिया है। तो प्रयोग किसमें किया गया है ये देखना है। तो अर्थ तो अपने आप में एक शब्द होता है, अर्थ को और आप 2 पार्ट में नहीं तोड़ पाएंगे। साहस को भी 2 पार्ट में आप नहीं तोड़ पाएंगे, ठीक है। ये अगर दुस्साहस होता तो आप दुस को ले सकते थे कि ये क्या है, इसमें शब्द जुड़ा हुआ है, संस्कृत का उपसर्ग जुड़ा हुआ है दुस्साहस में, बट ये तो केवल साहस ही है। आहार हुआ और लाभ हुआ, लाभ भी अपने आप में शब्द है। आहार जो है इसमें आप देख सकते हैं कि इसको आप तोड़ सकते हैं आ प्लस हार में। हार 2 प्रकार की होती है, एक हार जो होता है वो माला वाला होता है, और एक हार जो होता है वो पराजय वाला होता है। और आहार जब उसमें उपसर्ग आ जोड़ देते हैं तो ये जो आहार बनता है वो खाने वाला होता है, आहार, ठीक है। तो इस प्रकार से एक शब्द में उपसर्ग को जोड़कर हमने उसके अर्थ में क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। तो ये सेटिस्फाइड करता है उपसर्ग के परिभाषा को। तो ये इसलिए इस क्वेश्चन के अनुसार किसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो आहार में किया गया है। क्लियर है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो मैं डील करना सिखा रहा हूं कि कैसे आपको उपसर्ग के क्वेश्चंस को डील करना है। और कम से कम ये 30 क्वेश्चन है, जिस 30 क्वेश्चन को आप अगर समझ में कुछ चीज अगर नहीं आती है मेरे बताने के बाद भी, तो आप उसको अगर रट भी लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इनमें से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ये चीज की पॉसिबिलिटी भी है, ठीक है। बट मेरा पूरा प्रयास है कि आपको ये सारी चीजें समझ में और याद हो जाए। फिर अन्वेषण, अन्वेषण में लगा सही उपसर्ग कौन सा है। अब इसमें कुछ चीजें ऐसी भी आती हैं उपसर्ग वाले में कि जब आप संधि और समास पढ़े होंगे तो आप बना सकेंगे, क्योंकि संधि से संबंधित, समास ना भी कहूं तो संधि से संबंधित इसमें बहुत सारे वर्ड आपको मिलेंगे वहां जहां से आप उपसर्ग को अलग कर पाएंगे। जैसे अन्वेषण, अन्वेषण का अगर संधि विच्छेद आप करोगे तो ये होता है अणु प्लस वेषण, ठीक है। अणु प्लस वेषण में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें अणु जो होता है वो आपका क्या निकल के आता है, उपसर्ग निकल के आता है। तो संधि विच्छेद भी अगर आप कर पाएंगे तो आसानी से बता पाएंगे कि कौन से इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। तो जब संधि समास का क्वेश्चन करेंगे वहां पर और डील कर लेंगे चीजों को। तो संधि अगर आप सीख जाएंगे, अगर इनको नहीं आता हो तो संधि वाली क्लासेस जब आएंगी तब वहां संधि सीख लेना, और उसके बाद वापस से इन क्वेश्चंस को करके देखना, तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, गैर किस भाषा का उपसर्ग है। तो गैर किस भाषा का उपसर्ग है, अभी मैंने बताया था अरबी और फारसी। बहुत सारे इसके वर्ड लिखाए थे, ठीक है। अल, दर, बिल, बा, बे, ठीक है। बर, गैर ये हो गया, ला हो गया, ठीक है। खुश हो गया, ठीक है। ना हो गया, ना भी इसी में आ जाता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके अरबी, फारसी, या फिर इसी को बोल दिया जाता है उर्दू। उर्दू में भी पूछे तो भी यही चीज आएंगे आपके सारे के सारे, अरबी फारसी बोले तो भी यही आएंगे। तो ये सारे के सारे कम से कम इतने आपको याद रखने हैं, क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन आते हैं।
इससे बार बार क्वेश्चन लाए जाते हैं। तो ये क्या है, अरबी और फारसी के कुछ शब्द जो उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो गैर कैसा था, अरबी फारसी था। क्वेश्चन नंबर 11, खुशबू में कौन सा उपसर्ग है? अभी मैंने बताया खुश नामक एक उपसर्ग होता है जो कि अरबी फारसी का होता है, तो खुशबू में खुश उपसर्ग है। बू क्या है? बू का अर्थ देखेंगे, शाब्दिक अर्थ है, तो इसका मतलब होता है गंध या फिर स्मेल। स्मेल, तो स्मेल जो होता है उसी को ही बू बोला जाता है। तो खुश उसमें अब हम लोग जोड़ देते हैं तो खुशबू हो जाती है। अगर उसमें बद जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, बदबू हो जाएगा। और ये बद कैसा, बद किस प्रकार का उपसर्ग है? तो ये बद भी आपके उर्दू या अरबी फारसी का उपसर्ग होता है। तो ये लिखते चलिएगा जिनको नहीं पता हो, और जिनको पता हो तो अच्छी बात है, आपके लिए रिवीजन होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, स का धोतक उपसर्ग है। स्व का धोतक उपसर्ग, धोतक का मतलब क्या होता है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो किसके बारे में जानकारी देता है। ठीक है, ये स को हूबहू कौन रिफ्लेक्ट करता है, उसके समान कौन दिखाई पड़ता है, तो यही होता है धोतक, उसके समान दिखाई पड़ना। अगर सिंपल टर्म में बोलूं तो अव होता है क्या? नहीं, अव का मतलब तो निषेध होता है, मना होता है। जैसे अवगुण, उसमें गुण नहीं है, विपरीत बता रहा है। गुण मतलब क्या, गुण जो आपके अंदर की जो भी गुणता है उसको बताता है, लेकिन उसमें अव लगा दोगे तो क्या होगा, जस्ट उसके अपोजिट को बताएगा। अधि, अधि किसको बताता है, अधिक मात्रा को बताता है। ठीक है, अधि प्लस कार कर लो, अधिकार बोल लो। ठीक है, तो अधिकार को बताता है। आत्म, ये आत्म जो होता है स्व को बताता है। स्व मतलब स्वयं, आत्म, तो स्व का धोतक उपसर्ग क्या हो जाएगा, आत्म हो जाएगा। अंतः क्या होता है, अंतः मतलब कोई भी आखिरी की जो चीजें होती है उनको बताता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, पुरोहित में उपसर्ग है। पुरोहित में उपसर्ग है, तो पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है ये देखते हैं। तो वही फिर से संधि विच्छेद, पूरा धनहित, पूरा धनहित ये पुरोहित में आ जाता है। ठीक है, पूरा धनहित पुरोहित में आ जाता है, तो पूरा आपका क्या निकल के आता है, उपसर्ग शब्द। तो पुरोहित में कौन सा उपसर्ग होगा, पूरा उपसर्ग होगा। तो जब ये संधि देख लोगे तो भी ये समझ में आएगा, आ जाएगा। नहीं भी आ रहा है तो इस प्रकार की चीजों को सीधा आपको याद करना है कि पुरोहित में क्या आएगा, पूरा आएगा। बहुत सारे उपसर्गों में आपको केवल सामने दिखता रहता है कि हाँ ये शब्द लगा हुआ है तो ये उपसर्ग है। कुछ क्वेश्चन्स ऐसे रहेंगे जिसमें नहीं, या कुछ शब्द ऐसा रहेंगे जिसमें पता नहीं चलता है, बस उन्हीं को ही आपको याद करना है, उन्हीं को ही सीखना है। जिसमें से पुरोहित एक था, अन्वेषण एक वैसा शब्द था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग लगा है। उल्लंघन में सेम क्वेश्चन, जैसे अन्वेषण था, पुरोहित था, वैसे अन्वेषण उल्लंघन है। उल्लंघन में क्या है, तो उत धन लंघन, ये उत धन लंघन जो होता है ये उल्लंघन का निर्माण करता है। तो वहां पर उत आपका निकल के आता है उपसर्ग, क्योंकि ये सामने लग रहा है। तो सामने लग रहा है तो क्या होगा, उत आपका उपसर्ग के अंतर्गत आ जाता है। आ से तो पढ़ ली थी, आमरण, आजीवन। ठीक है, आगमन। आ से भी होता है अबेर, अथाह, अमर। उत से पढ़ लिए, उत्थान, उल्लंघन। फिर उप से क्या होता है, उप से भी बहुत सारा होता है, उपकार। प्रत्युन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्रत्युत्पन्नमति में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रत्युत्पन्नमति में, प्रत्युत्पन्नति में प्रति ही एक वर्ड दिख रहा है जो अलग से निकलेगा। फिर प्रति प्लस उत्पन्न मति, ये कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, उत्पन्न मति, प्रति प्लस उत्पन्न मति ही क्या होता है आपका, प्रत्युत्पन्न मति कहलाता है। इसमें प्रति जो आपका है वो उपसर्ग शब्द के अंतर्गत आता है, क्योंकि प्रति सामने लगा हुआ है। तो ये भी याद करने वाला चीज है। अगर आपको संधि विच्छेद अगर नहीं आता है, आता हो तो आप आसानी से डील कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, अव अणु अप धातु लगते हैं। अव अणु अप धातु लगते हैं, तो अव अणु अप धातु क्या होंगे, अव अणु अप उपसर्ग, प्रत्यय, क्रिया या विशेषण। तो ये अव वाला देखे थे अभी, अवगुण, तो ये तो भाई उपसर्ग है। तो पहले ही सही मालूम चल गया कि सभी के सभी क्या उपसर्ग है। फिर भी अनु से याद रखोगे तो अनुपस्थित, अनु प्लस उपस्थित, अनुपस्थित। अप से याद रखोगे अप प्लस वाद, अपवाद। अप प्लस मान, अपमान। ठीक है, तो याद कर सकते हो। तो ये सारे के सारे जो धातु थे वो क्या थे, उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये शुरू में लगते हैं। उपसर्ग की सहायता से निर्मित पारिभाषिक शब्द है, उपसर्ग की सहायता से निर्मित पारिभाषिक शब्द। अब शब्द के बारे में बात कर रहे हैं जो उपसर्ग की सहायता से बना हो। पहला ऑप्शन देखो, शपथ पत्र। तो शपथ अपने आप में अलग शब्द है, पत्र अलग शब्द है, तो ये तो दो अलग अलग शब्द हैं। तो शपथ पत्र तो एक अलग शब्द है, यहाँ उपसर्ग किसी प्रकार का नहीं लगा है। परिवहन, परिवहन में आप देखेंगे तो परि प्लस वहन, वहन मतलब किसी को लेकर जाना,
है ना, वहन करना, ढोना, तो ये वहन का शाब्दिक अर्थ होता है। तो इसमें परि जो है वो उपसर्ग लगा हुआ था, आपका ऑप्शन नंबर सही बी सही होता है। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में उच्च अलग शब्द है, न्यायालय अलग शब्द है, जो जुड़कर किसी पारिभाषिक शब्द को अलग शब्द ही बनाता है, एक अपने आप में उच्च न्यायालय। इस पे कोई भी आप विच्छेद नहीं कर पाएंगे। विनिमय पत्र, जैसे कि शपथ पत्र था वैसे ही विनिमय पत्र, आवेदन पत्र, ये सब में क्या है, ये दो अलग अलग शब्द जुड़कर मिले हुए हैं। लेकिन परिवहन ऐसा शब्द था जिसमें उपसर्ग की सहायता से उसको बनाया गया था। और जब भी उपसर्ग से कोई शब्द बनेगा तो वो जुड़ा हुआ रहेगा। ऐसे उच्च न्यायालय अलग अलग नहीं दिखेगा, विनिमय पत्र नहीं दिखेगा, किसी तरह का संयोजक चिन्ह नहीं दिखेगा, वो एक साथ एक क्लिष्ट वर्ड रहेगा आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, उर्दू उपसर्ग इस शब्द में प्रयोग हुआ है या किस शब्द में। तो देखते हैं भाई किस में उर्दू उपसर्ग हुआ है। तो यहाँ दिया निकम्मा, अवगुण, दुबला और लाचार। तो मैंने जितना भी बताया था उसमें वर्ड में ला बताया था आपको अभी, तो लाचार आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। ठीक है, फिर से लिख देता हूँ आपको उर्दू के लिए, क्योंकि यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। हिंदी इंग्लिश का भी बता देता हूँ। हिंदी तो आसानी से पहचान आ जाता है कि हिंदी कौन सा है और संस्कृत कौन सा है। बे हो गया, बा हो गया, बर हो गया, दर हो गया, ठीक है, बिल हो गया, गैर हो गया, खुश हो गया। थोड़ा सा राइटिंग का इशू हो सकता है तो आप मेरी शब्दों को भी सुनते चलना। खुश हो गया, ना हो गया, यहाँ पर ला हुआ था। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके क्या है, उर्दू के शब्दों में आ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि सब इंस्पेक्टर बोल देते हैं ना, हेड मास्टर बोल देते हैं ना। एक सेकेंड, हेड मास्टर, हेड कांस्टेबल, ये सब जोड़ देते हैं। ये आपके किसके हैं, ये आपके इंग्लिश के कुछ वर्ड हैं जो कि उपसर्ग के रूप में यूज किए जाते हैं। तो सब को याद रखना, हेड मास्टर को याद रख लेना। ठीक है, डिप्टी यूज कर सकते हैं हम लोग, डिप्टी का यूज करते हैं, तो डिप्टी आप लोग याद करना। तो ये 3 वर्ड इसका लिख सकते हो आप लोग। और क्या हो सकता है इसमें, जैसे कि चीफ है, तो चीफ भी हम लोग यूज करते हैं, चीफ इंस्पेक्टर, चीफ मिनिस्टर। तो ये सब क्या है, आपके इंग्लिश के उपसर्ग हो जाएंगे, जो कि देख के ही पहचान में आ जाता है कि इंग्लिश का उपसर्ग होगा। ये वाला थोड़ा सा दिक्कत जाता है, इसलिए इसको मैंने थोड़ा बहुत जो कि बार बार पूछा जाता है याद करा दिया था। अब दुबला में दू आ रहा है, हिंदी का है। अवगुण में अव आ रहा है, ये संस्कृत का है। निकम्मा में नी आ रहा है, ये आपके हिंदी और संस्कृत दोनों में आते हैं। अव भी हिंदी और संस्कृत दोनों में आ जाते हैं, दू लेकिन केवल और केवल हिंदी में आता है। फिर उर्दू का उपसर्ग है, उर्दू का उपसर्ग कौन सा है, अभी देख लो। अभी कौन सा बताया था मैंने, बे बताया था, तो ये आपको उर्दू का है। बीन किसका है, हिंदी का है। चौ किसका है, हिंदी का है। उन किसका है, संस्कृत का है। संस्कृत के हैं, संस्कृत के कौन कौन से हो सकते हैं भाई, उन हो गया, उत हो गया, अणु हो गया, ठीक है, प्राक हो गया, जितने हलंत वाले आते हैं, सम हो गया, सत हो गया। ये सारे क्या है, आपके संस्कृत के हैं। अधिकतर हलंत वाले संस्कृत के ही होंगे। ठीक है, तो ये आपके संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, तो ये भी नोट कर लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग एक साथ हुआ है। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं और अच्छा क्वेश्चन है ये, 2 से 3 बार पूछा गया है, तो इसको याद रखना। कौन से शब्द हैं जो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ जिसमें यूज हुआ है। तो देखो, सालाना जो है, सालाना में सामान्य शब्द था। मरण हार में आपका मरण शब्द अलग है, हार शब्द अलग है। ठीक है, यहाँ प्रत्यय जुड़ा हुआ है। आगमन में आ जुड़ा हुआ है, जो कि आपका उपसर्ग है। ठीक है, सम्मानित में आप देखोगे तो सम्मान एक वर्ड होता है, सम्मान। इस सम्मान में आप देखोगे तो सम प्लस मान ये होता है, जो कि आपके संस्कृत का उपसर्ग है। और इत जुड़ा है इसमें, इत प्रत्यय, तो इत से आपका क्या हो जाएगा, सम्मानित। और इत क्या हो गया, आपके आखिरी में जुड़ा है तो प्रत्यय। तो ये सम्मानित ऐसा शब्द रहा जिसमें उपसर्ग भी देखने को मिला और प्रत्यय भी देखने को मिला। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होता है कि सम्मानित जो है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का एक साथ यूज हुआ है। ठीक है, अभी जानेंगे कैसे कि दोनों में हुआ। तो इसी प्रकार से तोड़कर, सम्मानित में सम्मान भी आ रहा था, इत भी आ रहा था, तो इत से पता चल गया कि प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है। मरणहार में हार जुड़ा हुआ था, प्रत्यय। आगमन में आ जुड़ा हुआ था, उपसर्ग। लेकिन गमन अपने आप में अलग होता है, मरण अपने आप में अलग होता है, तो ये दोनों तो नहीं बचा। सालाना और सम्मानित बचा था। सम्मान में आपको पता होना चाहिए कि सम से जुड़ा है, सम प्लस मान, सम्मान। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, इसको देखते हैं कि प्राक कथन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्राक कथन में, तो अभी मैंने प्राक कथन के बारे में बताया था कि संस्कृत के कुछ उपसर्ग के बारे में बताया था, जिसमें प्राक के बारे में बताया था, और यहाँ पर प्राक दिया गया है। तो प्राक कथन का संधि विच्छेद क्या होगा, प्राक
प्लस कथन, ये हो गया प्राक कथन। ठीक है, तो प्राक इसमें उपसर्ग की भांति कार्य किया है। क्वेश्चन नंबर 22, संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो संन्यास शब्द में, संन्यास में देख सकते हैं हम लोग मात्रा आ रही है अम की, तो उसको सम में कन्वर्ट कर लेते हैं और क्या जोड़ लेते हैं, समधन न्यास। ठीक है, ये बिंदु ऊपर चले जाता है। जैसे कि हम लोग संविधान पढ़ते हैं, संविधान, तो संविधान में भी क्या होता है, सम प्लस विधान। सम्मान में भी देखे थे सम प्लस मान, संन्यास में सम प्लस न्यास। तो ये सारे क्या क्या हैं आपके कुछ उपसर्ग के शब्द हैं, जिसमें कौन सा आपका उपसर्ग जुड़ा है, वो है सम उपसर्ग जुड़ा हुआ है। और सम आपका कौन सा वाला, जिसमें हलंत लगा होगा वो वाला। तो संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर ए सम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, इस शब्द में गैर उपसर्ग नहीं है। तो इसमें गैर उपसर्ग की भांति क्या नहीं किया है, गैर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है ये कि अरबी या फारसी या फिर उर्दू का उपसर्ग होता है, उपसर्ग शब्द है जो किसी शब्द के पहले लगेगा और उसके अर्थ को चेंज कर देगा। अब पूछ रहे कि कौन से इन चार ऑप्शनों में किसमें गैर एक उपसर्ग की भांति कार्य नहीं किया। तो गैर हाजिर में तो सामान्य रूप से दिख रहा है गैर प्लस हाजिर, हाजिर मतलब उपस्थित होना, तो गैर हाजिर मतलब अनुपस्थित है, चेंज कर दिया। और गैर का सार्थक अर्थ पूछे तो या द्योतक पूछे तो क्या होगा, मना करना, निषेध। तो गैर हाजिर में तो जुड़ा हुआ है गैरत, गैरत में कोई प्रोनाउंसिएशन समझ नहीं आ रहा है और देख लेते हैं गैर कौम। तो कौम मतलब उसकी एक कम्युनिटी को बताता है, तो गैर कौम में तो गैर जुड़ा है दिख रहा है। गैर मुल्क, मुल्क से बाहर रहने वाला गैर मुल्क, तो गैर मुल्क में भी गैर शब्द उपसर्ग के रूप में दिख रहा है। तो हमारा सीधा सीधा आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी गैरत। गैरत सही आंसर होगा, जिसमें गैर का यूज एक प्रकार से उपसर्ग के रूप में नहीं किया गया है। तो गैरत का मतलब क्या होता है, गैरत का मीनिंग लज्जा या शर्म होती है। जहां तक याद आ रहा है लज्जा या शर्म है, इसको बोलते हैं गैरत। ठीक है, तो इसमें एज इट इज एक प्रकार का शब्द, जैसे ऊपर में सालाना था, सालाना एक क्या है, वार्षिक रूप को दर्शाता है, तो वो भी एक शब्द ही था। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, हीनता का द्योतक उपसर्ग है। हीनता मतलब ऐसा चीज जिसमें आपको निषेध भाव या घृणा वाला भाव झलकता हो, तो उसके लिए ऐसा कौन सा उपसर्ग का आप लोग यूज करते हो, अनु का करते हो, अति का करते हो, अधिक का करते हो, अव का करते हो। अधिक का कब करते हैं, बहुत ही ज्यादा किसी चीज को बताना हो तो अधिक का करते हैं, अधिकार, ज्यादा उसके प्रति अधिकार है। ठीक है, अधिगमन, अधिक गमन करने वाला, इस प्रकार से। फिर अति का अतिशयोक्ति, ठीक है, अति प्लस अधिक, अत्यधिक, ये सब पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा अधिक है, अत्यधिक। तो ये भी अति और अधिक सेम प्रकार के वर्ड होते हैं। अनु, अनु किसी चीज का जैसे अनुसरण करना, अनुसरण का मीन्स क्या हो जाएगा कि उसको वो फॉलो कर रहे हैं, तो ये भी अनु क्या है, किसी चीज को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अति और अधिक बढ़े हुए चीजों को बताता है। बचा कौन सा, अव, अव बताता है उसके विपरीत भाव को, जैसे कि अवगुण हम लोग पढ़ते हैं, अवगुण। तो अवगुण में आप देखेंगे कि ये अव इसके विपरीत भाव को बताता है। विपरीत भाव को बताता है मतलब हीनता के भाव को बताता है, उससे परे है वो। हीनता मतलब कि विपरीत भाव या फिर उससे परे होना। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना दीनहीन, ठीक है, ये दीनहीनता। ठीक है, तो ये उल्टे भाव को बताता है। तो ये जो देख रहे थे अवगुण, ये अ वाला है, हिंता का ये द्योतक हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होता है। और बाकी चीजें अति और अधि तो अधिक की ओर जाने की बात करते हैं, अनु किसी चीज को बताने का बात करता है। ठीक है, तो आपका अव जो होता है वो राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, निषेध का द्योतक उपसर्ग नहीं है। तो निषेध का कौन से नहीं है भाई, निषेध का देख लो। निषेध मतलब क्या होगा, मना करना, किसी चीज को भी रोकना। इसमें क्या आएगा, तो बीन, बीन हम लोग यूज करते हैं ना, बीन किस लिए यूज करते हैं, उसको मना करने के लिए यूज करते हैं। नी मना करने के लिए यूज करते हैं, अ मना करने के लिए यूज करते हैं। बचा गया प्र, प्र किसी चीज को बढ़ा हुआ बताने के लिए यूज करते हैं, जैसे प्रबल। ठीक है, और क्या था, प्रबल था, प्रकार था, प्रथम था। तो आगे बढ़ने वाली चीजों को ही बताते हैं हम लोग प्र से। बचा क्या, तो प्र ही बचा था, तो प्र ही आपका क्या होगा राइट आंसर, जो कि निषेध का भाव प्रदर्शित नहीं करता है, बढ़े हुए आगे की भाव को बताता है। बिन बताता है, नी बताता है, अ बताता है, जो निषेध को बताता है। क्वेश्चन नंबर 26, किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं है।
तो किसमें अ उपसर्ग की भांति कार्य नहीं किया है, देख लेते हैं भाई। तो अधर्म में तो स्पेशली दिख रहा था, अ प्लस धर्म अलग अलग चीज है, तो अ में तो है। अमर्त्य में दिख रहा है मर्त्य प्लस अ, ठीक है, मर्त्य प्लस अ, तो अमर्त्य दिख रहा है ये। अनंग में अ प्लस नंग, इस तरीके का कोई भाव नहीं होता, नंग का मतलब कुछ नहीं होता है, मतलब इसका कोई अपने आप में कोई शाब्दिक अर्थ नहीं बनता है, ये अनंग अपने आप में शाब्दिक अर्थ बनता है, ठीक है। तो अनंग एक खुद में एक अर्थ लिया हुआ शब्द है, इसमें किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो अ उपसर्ग किसमें नहीं है, अनंग में नहीं है, बाकी अमर्त्य और अधर दोनों में अ उपसर्ग लगा हुआ है। अनंग का मतलब क्या होता है, अगर पर्यायवाची शब्दों की बात करूं तो जो पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। अनंग का मतलब होता है कामदेव, जो कामदेव है, जो ईश्वर है कामदेव, उनको अनंग बोला जाता है, तो ये उनका पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से उस शब्द की पहचान कीजिए जिसमें अरबी फारसी के उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो अरबी और फारसी का आपको पता होना चाहिए, अरबी और फारसी में क्या अर्थ था, बद वर्ड आ रहा था, तो बद वर्ड से क्या, बदनाम आपको याद रखना है। अगर ये वर्ड ना लिखाया रहा हूं तो लिख लीजिएगा। बद आ रहा था, बे आ रहा था, बा आ रहा था, बर आ रहा था, दर आ रहा था, ना आ रहा था, खुश आ रहा था, अल आ रहा था, अल ना अल अल आ रहा था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और बदनाम में बद आ रहा है, बदनाम, बदनसीब, ठीक है। तो ये वाला क्या है, बद जो है अरबी फारसी या इसी को उर्दू के रूप में अगर पूछते तो भी ये सही था, ठीक है। विसंगति में वी तो आपके संस्कृत का हो जाता है, अस्थिर में अ आपके हिंदी का हो जाता है, दुष्कर्म में दुष आएगा। दुष्कर्म में अगर उपसर्ग आपको पूछता तो आप क्या बताते, दुष बताते, तो ये क्या है, दुष आपका संस्कृत का शब्द उपसर्ग होता है। पद किसका, इसका है। विसंगति में वी आता है जो कि हिंदी का होता है, संस्कृत में भी कहीं ना कहीं आता है। अस्थिर में आ सीधा सीधे हिंदी का वर्ड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, उपसर्ग युक्त शब्द है, तो उपसर्ग किसमें लगा हुआ है, भिक्षुक में, परिधि में, मृगया में, इच्छा में। तो भिक्षुक, भिक्षुक एक शाब्दिक अर्थ बताता है, जो भी व्यक्ति मांगने का कार्य करता है उसको हम लोग भिक्षुक बोल देते हैं। तो यहाँ पर किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं है, ये अपने आप में पूर्ण है। अगर इसको तोड़ने का प्रयास करोगे, भी प्लस छुक, तो कुछ नहीं होता है, छुक किसी भी प्रकार का चीज नहीं होता है, और भी किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं बनता है, ठीक है। तो भिक्षुक अपने आप में पूरा है। मृगया, मृगया भी अपने आप में पूरा है, मृगया मतलब मृग को उल्टे रूप को शायद बोल सकते हैं, ठीक है। फिर इच्छा, इच्छा भी अपने आप में पूरा है, आपके अंदर की जो भी इच्छा है, जो भी आप चाहते हैं वो सब इच्छा के रूप में आता है। बचा क्या, परिधि, तो परिधि में जो है ये उपसर्ग लगा हुआ है, परि, परि उपसर्ग इसमें लगा हुआ है, ठीक है। परि प्लस धी, परिधि, तो परि उपसर्ग युक्त शब्द, परिधि उपसर्ग युक्त शब्द होता है, जिसमें कौन सा उपसर्ग है, तो परि उपसर्ग है। निम्नांकित में से कौन सा उपसर्ग वाले शब्दों का सही वर्ग चुनिए। तो इस क्वेश्चन से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर ये सेशन अगर लगातार आपको लाना है, ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा कि सेशन कैसा लगा, ठीक, क्वेश्चन के लेवल कैसे रहे, और आपको हमारे द्वारा किया गया प्रयास कैसा लगा, तो कमेंट करके बताना है। लाइक भी कर देना, साथ में शेयर, सेशन को शेयर कर देना, क्योंकि आपके द्वारा, हमारे द्वारा ये जो प्रयास लाया जा रहा है सभी स्टूडेंट के लिए है, तो जो आपके समान पढ़ने वाले आपके सहपाठी हो, दोस्त तैयार हो, वो भी इसका लाभ उठा सके, उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके, तो उसके लिए आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है, कई बार बता चुका हूँ कि सब्सक्राइब करना क्यों जरूरी है, ठीक है। और अगर सभी चीज़ों को आप बहुत ही बेहतर वे में पढ़ना चाहते हैं, ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं, तो कोर्स को परचेज करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ों को एक साथ बताना संभव नहीं हो पाता है, सारी चीज़ों का ट्रिक एक साथ बताना संभव नहीं हो पाता है। तो आप सभी चीज़ों को, जो बे, बा, दर, नाखुश, ये सब पढ़ रहे थे, इसका एक ट्रिक के माध्यम से आप चीज़ों को याद कर सकते हैं कि कौन सा किसका उपसर्ग होने वाला है। और ऐसे ही सभी चीज़ों के लिए, केवल उपसर्ग के लिए ही नहीं, प्रत्यय के लिए भी और आने वाले बाकी कंटेंट के लिए भी हम ट्रिक के माध्यम से सारी चीज़ों को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं अब। निम्नांकित में से उपसर्ग वाले शब्दों का सही वर्ग चुनिए। अब सही वर्ग चुनना है भाई, कैसे मालूम चलेगा, देखते देखते आते हैं। अभी हम लोग पढ़े थे क्या, भिक्षुक, तो ये तो था ही नहीं उपसर्ग वाले में, तो ये हो नहीं सकता। अगर ऐसे भी देखें शक्ति, तो शक्ति भी अपने आप में पूरा वर्ण है, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं जुड़ा है। अवज्ञा, अवज्ञा में देख सकते हो कि अव जो है उपसर्ग है, अवज्ञा, ठीक है, जो ज्ञा के साथ जुड़कर अवज्ञा बनाता है। फिर लड़ाई में, लड़ाई कोई भी किसी भी प्रकार का आपका उपसर्ग युक्त शब्द नहीं होता है। परिजन में परि होता है, ठीक है, परि प्लस जन। सर्प
खुद एक आप में शब्द है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। अगर एक नहीं है तो फिर तीनों का पेयर हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि सही वर्ग को चुनना है। फिर उपवन है, बगीचा है, एकता है। एकता, बगीचा और उपवन, तो उपवन में आपका उप प्लस वन कर सकते हो, बगीचा में कोई भी वर्ण नहीं बनेगा और एकता में किसी प्रकार का आपका उपसर्ग नहीं निकलता है। ठीक है, तो ये तो नहीं होंगे। बचा क्या? अवज्ञा, तो अवज्ञा में अव आ रहा था, परिजन में परि आ रहा था, उपवन में उप आ रहा था। इसमें तीनों है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है, जो कि एक सही वर्ग है जिसमें तीनों में उपसर्ग का यूज किया गया है। तो आप इस तरीके से भी एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से भी चीजों को निकाल सकते हैं। अगर ये मेथड आपको अच्छा लगा हो तो हर मैं अपने वीडियो में बताता हूँ कि एलिमिनेशन मेथड कैसे आपको अप्लाई करना है। अगर आप मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हो तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो सीख गए होंगे, और नहीं सीखे हो तो वापस से पुराने वीडियोस को रिवीजन मोड में डालकर 2x स्पीड पर देखते चलना। मैंने हर वीडियो में, चाहे वो मेरे द्वारा लिया गया साइंस का हो, चाहे MCQ सीरीज हो, चाहे जियोग्राफी का MCQ सीरीज हो, चाहे ये अब मैं हिंदी का MCQ लेकर आ रहा हूँ, तो इन सभी में मैंने बताया हुआ है कैसे आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। और मेरा ये मानना है कि इस 30 क्वेश्चन से आपका बहुत हद तक आपका टेस्ट भी होगा, रिवीजन भी हुआ होगा और आपकी तैयारियां भी हुई होंगी। ठीक है, क्योंकि लगभग इसी के इर्द गिर्द व्यापम बार बार क्वेश्चन पूछता है। ये 4 ऑप्शनों में जो ऑप्शन दिख रहे थे इसी को ही क्वेश्चन बनाकर भी पूछता है। ठीक है, तो आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा आप लोगों को। अब लास्ट क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग युक्त शब्द बताइए। उपसर्ग युक्त मतलब उपसर्ग के साथ, पहले ही बताया था, एक उपसर्ग युक्त पूछेगा आपको या उपसर्ग सहित पूछेगा, और दूसरा पूछेगा उपसर्ग रहित। रहित का मतलब है जो उपसर्ग के बिना है वो वर्ड को बताओ, जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है। और उपसर्ग युक्त या सहित पूछे मतलब ऐसा शब्द बताना जिसमें उपसर्ग मिला हुआ हो। तो कृपालु, कृपालु एक पूरा ही वर्ड है, इसमें किसी प्रकार का आपको उपसर्ग नहीं होता है। सामाजिक भी एक वर्ड है, इसमें अगर अ शब्द जोड़ दूं तब ये उपसर्ग बनता असामाजिक। मिलनसार, मिलनसार भी अपने आप में एक पूरा शब्द होता है। मिलनसार किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हो। ठीक है, और इसमें अगर प्रत्येक रूप में जाएगा तो इसमें सार प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, मिलन प्लस सार, तो उपसर्ग पूछा, प्रत्यय तो पूछा नहीं था, तो ये भी नहीं होता। ठीक है, फिर चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है आगमन। तो आगमन को देखते ही पहला ही माइंड ये आता है कि इसमें तो आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो बाकी ऑप्शन की तरफ आपका ध्यान भी नहीं जाएगा और सही आंसर आपका ऑप्शन डी निकल कर आएगा, क्योंकि उपसर्ग युक्त में आगमन आता है। तो इस प्रकार ये 30 क्वेश्चन रहे उपसर्ग से संबंधित। आई होप ये अच्छा लगा हो सेशन आपका, तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा। हम लगातार MCQ सीरीज के चलाते हुए आएंगे। आपके हॉस्टल वार्डन के आने से पहले हमारा कोशिश ये रहेगा कि हम सभी चैप्टर के आपको MCQs कंप्लीट करा दे। ठीक है, तो उसके साथ हमारे साथ बने रहिए, और आशा करता हूँ कि सेशन आपको अच्छा लगा हो। और अगर कोई भी इसमें डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि सर इस चीज़ों में डाउट रह गया, इसको फिर से करा दीजिए। ये तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको उन सभी डाउटों को क्लियर करते हुए चलूंगा। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।